साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसने इंसानों को मॉडर्न इरा में पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। कई सारे साइंटिस्ट ने अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की बदौलत बहुत सारी इजादात की और दुनिया को हैरानों परेशान कर दिया। इन्हीं अनगिनत साइंटिस्ट्स में से एक साइंटिस्ट थॉमस एडिसन भी थे, जिन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद बल्ब की इजाद से सारी दुनिया को रोशन कर दिया। थॉमस एडिसन की इस डिस्कवरी की धूम पूरे इलाके में फैलने लगी। इसी डिस्कवरी की वजह से लोग थॉमस एडिसन को पहचानने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि हर शोहरत अपने साथ मुखालिफत करने वालों को भी लाती है, तो कुछ ऐसा ही थॉमस एडिसन के साथ भी हुआ। लेकिन यहाँ मुखालिफत नेगेटिविटी नहीं बल्कि पॉजिटिविटी लेकर आई, क्योंकि थॉमस एडिसन का मुखालिफ कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो भी आने वाले वक्त का एक मशहूर साइंटिस्ट था। तो कैसे शुरू हुई इन दोनों साइंटिस्ट की जंग, आइए इस पर बात करते हैं स्टार्टिंग से। 10 जुलाई 1856 की रात थी, जब मौजूदा क्रोएशिया के दूर दराज गांव में शदीद तूफानी मौसम था। बारिश हो रही थी और बिजली की गन गर्ज की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी दौरान इस गांव के एक पादरी के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। जब ये बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो साइंस में दिलचस्पी लेने लगा। अलबत्ता इसके वालिद की ये ख्वाहिश थी कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर उसी की तरह पादरी बने। लेकिन 17 वर्ष की उम्र में ये बच्चा एक मूजी मर्ज का शिकार होकर तकरीबन 9 माह तक बिस्तर पर पड़ा रहा। तब उसके वालिद ने अपने आप से ये अहद किया कि अगर उसका बच्चा सेहतयाब हो गया तो वो उसे उसकी मर्जी का काम करने देगा, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। ये बच्चा तंदुरुस्त होकर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हो गया और आगे जाकर इस बच्चे ने अपनी नित नई इजादात से सारी दुनिया को रोशन किया। अपने दौर के एक अजीम साइंटिस्ट थॉमस एडिसन को भी खूब टक्कर दी और दुनिया का मुस्तकबिल बदल कर रख दिया। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला की। 1882 में एक दिन वो यूं ही पार्क में वॉक कर रहे थे तो वहां उन्हें एक बरकी मशीन यानी एसी मोटर बनाने का ख्याल आया। उन्होंने वहीं रेत और मिट्टी पर लकीरें बनाकर उस मोटर का एक खाका भी तैयार कर लिया। स्टूडेंट्स, अब ज़रा सा इस करंट के बारे में जान लेते हैं। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से करंट पैदा होता है। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन एक नहीं रहती बल्कि बदलती रहती है। जबकि दूसरी तरफ डायरेक्ट करंट या डीसी करंट वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन एक ही साइड में रहती है। 1882 में टेस्ला पेरिस में शिफ्ट हो गए और वहां उसे एक कंपनी में जॉब भी मिल गई। 2 साल बाद वो वहां से अमेरिका चले गए। यहाँ उनके साथ एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूं कि जब टेस्ला वहां मुख्तलिफ कंपनीज में जॉब की तलाश में थे तो उस वक़्त पूरी दुनिया में एक अमेरिकन साइंटिस्ट का बहुत चर्चा हो रहा था। ये थे थॉमस एडिसन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बल्ब की इजाद की थी। टेस्ला एडिसन से 9 साल छोटे थे, लेकिन जब टेस्ला 1884 में न्यूयॉर्क आए तो तब एडिसन एक अजीम साइंटिस्ट के तौर पर खुद को मनवा चुके थे, जबकि टेस्ला तब एक आम से इंजीनियर थे। टेस्ला को एडिसन की कंपनी में बतौर एक आम से इंजीनियर के जॉब भी मिल गई। कुछ अरसे बाद टेस्ला ने एडिसन को एक पेशकश की कि वो उनकी कंपनी में मौजूद जनरेटर्स को अपने आइडियाज़ की बदौलत पहले से ज़्यादा तेज़ और कारआमद बना सकते हैं। एडिसन ने टेस्ला की तारीफ तो की, लेकिन कहा कि ये आइडियाज़ काबिल अमल नहीं। टेस्ला एडिसन की इस बात से कन्विंस नहीं हुए, बल्कि इसके बाद उन दोनों के दरमियान इस बात पर एक तरह की शर्त लग गई कि अगर टेस्ला ये काम कर लेता है तो एडिसन उसे इनाम के तौर पर $50,000 देंगे। कुछ अरसे की मेहनत के बाद टेस्ला ने वो काम कर भी दिया जिस पर उन दोनों के दरमियान शर्त लगी थी। लेकिन जब टेस्ला अपने इनाम की रकम लेने गए तो एडिसन ने उनकी बात को मजाक में लेकर इग्नोर कर दिया और उनकी तनख्वाह में कुछ इजाफा करके उनको चलता कर दिया। ये बात टेस्ला को इंतहाई बुरी लगी और फिर टेस्ला ने उसकी कंपनी से इस्तीफा दे दिया। जॉब छोड़ने के बाद टेस्ला के पास इतना पैसा था कि वो अपनी कंपनी खोल सके, और उन्होंने ऐसा ही किया। टेस्ला अब एसी करंट पर रिसर्च कर रहे थे। टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट को बिजली पैदा करने का एक सस्ता जरिया समझते थे और अब वो अल्टरनेटिंग करंट पर रिसर्च भी कर रहे थे। इंजीनियरिंग के इदारे अब उनको लेक्चर्स के लिए इनवाइट भी करने लग गए थे। मतलब ये कि अब वो मुतल्लिका हलकों की तवज्जो हासिल करने लग गए थे। 1887 में उन्होंने एसी करंट से चलने वाली मोटर बना ली और इस वजह से उनको लोगों में बहुत पजीराई भी मिली। अब उन्होंने मजीद सरमाए के हसूल के लिए लोगों से राब्ते भी किए। इन सब में से एक जॉर्ज वेस्टिंगहाउस भी थे, जो खुद भी एसी करंट पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने टेस्ला को अपने पास हायर कर लिया और एसी करंट पर वर्क करने के लिए उन्हें एक लेबोरेटरी भी फ्राहम कर दी।
स्टूडेंट्स एक तरफ तो ये सब चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ थॉमस एडिसन थे जो एसी करंट की बजाय डीसी करंट को मोर एफिशिएंट समझते थे। लेकिन दरअसल एसी करंट ज्यादा फायदेमंद था क्योंकि उसमें बिजली की बचत भी होती थी और खर्चा भी कम आता था। इसी वजह से टेस्ला को मुख्तलिफ कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लगे थे। ये बात एडिसन को भी मालूम थी। इधर टेस्ला को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे तो उधर एडिसन के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल भी हो रहे थे। उनके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान था। एडिसन ने टेस्ला के एसी करंट के खिलाफ बाकायदा कैंपेन का आगाज किया। एसी करंट के सिस्टम में सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये जानदारों के लिए डीसी करंट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक था। इसके जरा से एक्सपोजर से भी जान जाने का खतरा था। इस बात को लेकर एडिसन ने टेस्ला के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा किया। अखबारात में आर्टिकल्स पब्लिश किए गए कि एसी करंट आपकी जान ले सकता है। यही नहीं बल्कि एडिसन ने एसी करंट की मदद से सजाए मौत के मुजरिमों को फांसी देने के लिए एक इलेक्ट्रिक चेयर भी बनवाई जिस पर उनको बिठाकर करंट के झटकों से मार दिया जाता था। ये सब लोगों में एसी करंट के खिलाफ खौफो हिरास फैलाने के लिए किया जा रहा था। एडिसन और उसके साथियों ने बहुत सारे हरबे आजमाए लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, बल्कि इस वार ऑफ करंट में जीत एसी करंट की ही हुई। इसके बाद एसी करंट के खतरनाक झटकों से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी की गई और फिर अमेरिका में बिजली की फराहमी के लिए एसी करंट को ही इस्तेमाल किया गया। आहिस्ता आहिस्ता दीगर ममालिक में भी इलेक्ट्रिसिटी की तरसील के लिए एसी करंट को ही इस्तेमाल किया जाने लगा। आज जो बिजली आपके और हमारे घरों में पहुंच रही है वो एसी करंट ही की सूरत में है। वार ऑफ करंट अपने इख्तिताम को पहुंची। एडिसन और टेस्ला अपने अपने रास्तों पर चल निकले। 1890 में टेस्ला अपनी लैब में नई इजादात पर रिसर्च करते रहे। वो नित नई बरकी आलात खास तौर पर रेडियो के जरिए आवाज के सिग्नल्स पहुंचाने पर काम कर रहे थे। अलबत्ता कुछ यूं हुआ कि 1895 में उनकी लैब में आग लगने की वजह से उनके सारे नोट्स और रिसर्च पेपर्स जलकर राख हो गए। इस पर मजीद बुरा ये हुआ कि एक और साइंटिस्ट मार्कोनी ने टेस्ला की थ्योरी को ही इस्तेमाल करके रेडियो बना लिया। दूसरी तरफ टेस्ला ने अपनी तमाम दौलत इकट्ठी की और कोलोराडो में एक लैब बना ली। वहां उन्होंने बगैर तार वाली एनर्जी यानी वायरलेस एनर्जी पर काम शुरू कर दिया। वो कम फासले तक तो बिजली पहुंचाने में कामयाब हो गए लेकिन लंबे फासले तक बिजली नहीं पहुंचा पाए। टेस्ला एक जुनूनी आदमी थे। एक बार जो वो ठान लेते फिर वो उसे करके ही दम लेते थे। वो वायरलेस एनर्जी के नाकाम तजर्बात कर करके कंगले हो गए और उनके पास कुछ नहीं बचा। 1912 में टेस्ला और एडिसन दोनों को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन फिर इन दोनों को छोड़कर किसी तीसरे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दे दिया गया। इसकी वजह यह बताई गई कि दोनों एक दूसरे के साथ नोबेल प्राइज शेयर नहीं करना चाहते थे। स्टूडेंट, जहां एक तरफ टेस्ला के पास न्यू डिस्कवरीज के लिए सरमाया नहीं था, वहीं दूसरी तरफ एडिसन के पास सरमाए की कोई कमी नहीं थी और वो धड़ाधड़ न्यू डिस्कवरीज करते चले जा रहे थे। टेस्ला ने सारी जिंदगी शादी भी नहीं की। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी चंद साल न्यूयॉर्क के होटल में गुजारे। अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में टेस्ला इतने तन्हा हो चुके थे कि वो वक्त बिताने के लिए करीबी पार्क में कबूतरों को दाना डालते और उनके साथ बातें करते रहते थे। 7 जनवरी 1943 को दुनिया को अपनी इजादात से रोशन करने वाला ये जुनूनी और अजीम साइंटिस्ट दुनिया से रुखसत हो गया। सालों तक टेस्ला का नाम तारीख में कहीं गुम रहा, जबकि बल्ब के मुवज्जिद एडिसन का नाम बच्चे बच्चे को याद था और आज भी है। 2003 में आज के मशहूर अरबपति बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला के नाम पर उनको खिराजे अकीदत पेश करने के लिए दिया। बिलाशुबा टेस्ला को रहती दुनिया तक एक अजीम साइंटिस्ट के तौर पर याद रखा जाएगा।